श्रवण जी, अब आपकी टिप्पणी चाहिए। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? ये एक जो मानसिकता है, सवर्ण मानसिकता, वो उससे प्रेरित है? राजनीति इसमें आपको दिख रही है, या एक बड़ी स्कीम है इसके पीछे जो जाने अनजाने मजबूत होती है, उसको रास्ता मिलता है? देखिए, मैं न तो इसको चौंकाने वाला मानता हूँ, न झकझोरने वाला, न हैरान करने वाला, और न मुझे कोई आश्चर्य हुआ। 2019 में जब ये अमेंडमेंट लाया गया था, तब चीज़ें साफ हो गई थी कि देश किस दिशा में जा रहा है। दूसरा, मैं थोड़ा सा रविकांत जी की इस बात को से सहमत तो नहीं ही हूँ, पर वो मैं मेरा ऐसा सुझाव है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बेंच के सभी जजेस सवर्ण थे या सवर्ण हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस बेंच के दो लोगों ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी हैं, असहमति की टिप्पणियां की हैं, और वो दलित न होते हुए उन्होंने की है, या पिछड़े वर्ग के नहीं होते हुए की है। मैं दो तीन चीज़ें इसमें अलग से जो कहना चाहता हूँ, वो फैसले को लेकर नहीं कहना चाहता। मैं फैसले को लेकर इसलिए नहीं कहना चाहता कि इस फैसले का कोई असर नहीं होने वाला है। देश में प्रति व्यक्ति आय 178 रुपये है, और 80 करोड़ लोग नरेगा में, मनरेगा में काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे हिंदू भी हैं, या अधिकतर हिंदू हैं। और देश की पर कैपिटा इनकम 1,28,000 है। तो मैं न तो इतनी नौकरियां हैं देश में, और न इतने लोग पढ़ सकते हैं, न पढ़ने की सामर्थ्य है कि उनको एडमिशन लेना है। ये चुनावी हथकंडा है, और ये बताने के लिए है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं। बहुत उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि इसके कारण बहुत हल्ला मचेगा, राजनीतिक दल विरोध करेंगे। एक मैंने टीवी एंकर को पूछते हुए सुना, आरजेडी के प्रवक्ता से टीवी की बहस में, कि आप तो ये बताइए कि आप सवर्णों को आरक्षण के खिलाफ हैं कि नहीं हैं, कि पक्ष में हैं। इसलिए ये जो मामला है पूरा का पूरा, ये जिसको कहते हैं ना कि मिसफायर हो चुका है बीजेपी के लिए। कांग्रेस ने जो बयान दिया, उसमें जयराम रमेश ने कहा है कि ये तो हमारा ही प्रस्ताव है, हम ही लोग लेके आए थे इसको। हाँ, ये तो सही बात है। 2005 में यूपीए सरकार ही लाई थी, कमीशन बनाया था, फिर 2010 में ये प्रस्ताव, रिपोर्ट भी आई थी। तो इसलिए सारे दल इसके पक्ष में हैं, कोई दल इसका विरोध नहीं करेगा, मुस्लिम भी नहीं करेंगे। मैं रविकांत जी से शाम को बात कर रहा था, तो इन्होंने बताया सभा ने कि वो सैयद तबके से आती हैं, पर कितनी मुफलिसी है। पर रविकांत जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जो सैयद हैं, या पठान हैं, या और लोग हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं, इस 10% वाले मामले का। उत्तर प्रदेश में नहीं उठा पा रहे। मैं इसको जिस नजरिए से देखता हूं, वो दो तीन चीजें हैं। आप अगर कहें तो बोल दूं, या फिर अगले दौर में बोल नहीं दूंगा। नहीं, आप अब प्लीज। देखिए, बेला त्रिवेदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अपने फैसले में। मैं उसका जो हिंदी समझ पाया, वो पूरे फैसले को अगर समझना हो और भावना को समझना हो जजों की, और आगे आने वाले दिनों को समझना हो, उनका कहना है कि जैसे बराबरी वालों के बीच गैर बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा सकता, वैसे ही गैर बराबरी वालों के बीच बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो उनका ये मानना है कि जो गैर बराबरी वाले लोग हैं, जिसमें जिन लोगों को बाहर रखा गया है इस पूरी की पूरी प्रोसेस से, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं,
उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के बेनिफिट से बाहर रखा गया है, तो वो उसमें कोई गलत काम नहीं किया गया है। ये आपके लिए आगे आने वाले भारत की तस्वीर पेश करता है कि गैर बराबरी वालों के बीच भी किस तरह से हमको अब विभाजन देखना है। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण मुझे नजर आती है इस फैसले से, वो ये नजर आती है कि संविधान के बुनियादी ढांचे को लेकर जितनी गलतफहमी थी वो इस फैसले से समाप्त हो गई है। हम बड़ा सेक्रोसेंट मान के चल रहे थे संविधान के बुनियादी ढांचे को, और ये मान के चल रहे थे कि इसको तो कोई छुआ भी नहीं जा सकता, इसको तो हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। उसको हाथ नहीं लगाया गया, उसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया गया है। आपको आने वाले तमाम फैसले न्यायपालिका के इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होंगे कि संविधान का बुनियादी ढांचा आखिर है क्या, और उसको न्यायपालिका अपने तरीके से अगर बहुमत के आधार पर, देखिए इस फैसले की खूबी देखिए कि इसमें चीफ जस्टिस माइनॉरिटी हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 5 जजेस की बेंच है, तो संविधान के बुनियादी ढांचे को लेकर या उसका वायलेशन किस तरह से होता है, उस बेंच में 2 जजेस जो हैं उसमें चीफ जस्टिस के साथ अल्पसंख्यक हो जाते हैं, माइनॉरिटी में आ जाते हैं, और 3 जजेस की जो बात है वो प्रिवेल करती है। इसके लिए इससे ज्यादा आप दुर्भाग्यपूर्ण और क्या मानते हैं संविधान के लिए कि 5 जज मिलके संविधान की पवित्रता या संविधान को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, उसके छेड़छाड़ के बुनियादी मुद्दों को कैसे दूर रखा जा सकता है, उस पर सहमत नहीं है। तो चीफ जस्टिस की भूमिका तो आगे से कल से 5 जजों की संविधान बेंच में अगर 3 जज कोई विपरीत राय रखते हैं तो चीफ जस्टिस की राय का कोई महत्व नहीं होता है। मैं इसकी 2-3 चीजें हैं जो अगले बार की बहस में आपसे जिक्र करूंगा कि कैसे संविधान की मूल ढांचा वायलेट नहीं होता है, उसको लेकर क्या कहा गया है। हमारे जिन लोगों ने उसमें बहस में भाग लिया, जजेस ने, उनका क्या कहना पड़ता है, मैं वो उसके बारे में अपनी 2-1 बात कहूंगा। जी बिल्कुल।